Oh, hello guys, I'm Blackie, and you are watching The Blackie Show. आज की कहानी एक ऐसे रहस्यमय मौत की कहानी है जिस मौत का राज पिछले 11 सालों से आज तक महज एक राज ही बना हुआ है। कहानी है एक 21 साल की लड़की जिसका नाम था एलिसा लैम, जो कि कनाडा की रहने वाली और द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट थी। उसके माता पिता कैनेडियन और चाइनीज थे, जिनका कनाडा में ही एक चाइनीज रेस्टोरेंट था। एलिसा लैम एक बहुत ही चेयरफुल हंसमुख लड़की थी। उसे भी हम सब की तरह सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ शेयर करते रहना बहुत पसंद था, जैसा कि हम सबको पसंद होता है। मुझे भी है और आप सबको भी होगा। पर वो ज्यादा हम सब की तरह फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम नहीं यूज करती थी, बल्कि उसका फेवरेट सोशल नेटवर्किंग सर्विस था टम्बलर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा था, जैसा कि सभी कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ में होता है। पर मुझे लगता है उसको ये प्रेशर बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा ही महसूस होता होगा, क्योंकि वो बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी से भी गुजर रही थी। जिन लोगों को भी बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में नहीं पता हो, तो उन सबको बता दूं कि बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोग यूजुअली इंटेंस इमोशनल स्टेट्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिन्हें हम मूड एपिसोड्स भी कहते हैं। ये मूड एपिसोड्स दिनों से लेकर हफ्तों की अलग अलग ड्यूरेशन के दौरान हो सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसे मैनिक डिप्रेशन कहा जाता है। अगर आपको ये कंडीशन है तो आपका मूड कभी भी एक पल में बदल सकता है। आप कभी भी अचानक से एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील करोगे, या फिर कभी अचानक ही एक्सट्रीम दुख या फिर निराशा फील करोगे, या चिड़चिड़ापन फील करोगे। बाइपोलर डिसऑर्डर का वैसे तो कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपके साथ जिंदगी भर रह सकती है, लेकिन लंबे समय तक दवा और थेरेपी से इसे अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर क्या होता है। तो चलिए हमारी इस कहानी पर वापस आते हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम? तो एलिसा लैम एक कॉलेज स्टूडेंट थी, और कॉलेज शुरू होने से पहले वो थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट थी। और इंट्रोवर्ट का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, एक व्यक्ति जो सामाजिक संपर्कों से बचता हो और अपने विचारों में ही व्यस्त रहता हो। हाँ, तो एलिसा लैम एक इंट्रोवर्ट लड़की थी, जैसा कि मैं भी इंट्रोवर्ट्स की कैटेगरी में ही आता हूँ। मुझे भी अकेला रहना बहुत पसंद है, और एलिसा लैम भी एक इंट्रोवर्ट लड़की ही थी। मतलब कि कंप्लीट इंट्रोवर्ट नहीं, उसके दोस्त थे और वो अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, हंसी मजाक सब करती थी। पर सोशली वो इंट्रोवर्ट ही थी। जैसे कि कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, जो अपने दोस्तों में या फिर पहचान के लोगों में ही घुलते मिलते हैं, पर नए लोगों से जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते, एकदम से ही किसी नए इंसान से बात नहीं कर पाते, इसलिए लोग भी उनसे ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते। और अपने एक्सट्रोवर्ट दोस्तों को रोज पार्टी करता देख, रोज नए नए दोस्त बनाता देख, एलिसा जैसे इंट्रोवर्ट्स थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करते हैं। वो खुद को अपने दोस्तों से और उनके जैसे एक्सट्रोवर्ट लोगों से, जो होते हैं ना, जो खुद को बड़ा कूल समझते हैं और कॉलेज में थोड़े बहुत फेमस भी होते हैं, तो एलिसा वैसे लोगों से खुद को अलग समझने लगी थी। वो सोचने लगी थी कि मैं अपने दोस्तों जैसी क्यों नहीं हूँ, काश मैं भी इनके जैसी होती। इसीलिए टम्बलर जैसी सोशल मीडिया साइट उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गई थी। वो टम्बलर पर अपनी पसंद नापसंद सब कुछ शेयर करने लगी थी, और जो वो रियल लाइफ में अपने अंदर की आर्टिस्टिक साइड नहीं दिखा पा रही थी, वो टम्बलर पर काफी इजीली पॉसिबल हो पा रहा था। अब वो अपने लाइफ में घट रही बहुत सी चीजें टम्बलर पर शेयर करने लगी थी। वो रोज क्या करती है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, कहाँ जा रही है, उस दिन वो कैसा महसूस कर रही है, उस दिन वो खुश है या दुखी है, ये सब वो टम्बलर पर शेयर करने लगी थी। उसके लिए टम्बलर सिर्फ एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट ही नहीं रह गया था, बल्कि उसके लिए वो डेली डायरी की तरह बन गया था। और लोगों को भी उसका ये टम्बलर वाला रूप और शख्सियत बहुत पसंद आने लगी थी, और उसको अपनी प्रोफाइल पर काफी लाइक्स भी मिल रहे थे, और वहाँ उसे कोई जज नहीं करता था, और उसे रियल वर्ल्ड से ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिल
रहा था, इसलिए टम्बलर उसके लिए एक रियल वर्ल्ड से काफी ज्यादा सेफ प्लेस बन गया था। इसके बाद काफी समय तक एलिसा की लाइफ कुछ इसी तरह चल रही थी। कुछ समय बाद वो अपनी इस घिसी पिटी लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकलकर कुछ एक्साइटिंग करने की सोच रही थी, कुछ नया करने की सोच रही थी। तो कुछ नया करने की ओर में वो ये डिसाइड करती है कि वो लॉस एंजलिस एक रोड ट्रिप पर जाएगी, और वो ये बात अपने पेरेंट्स को भी बताती है। उसके पेरेंट्स पहले तो उसे मना कर देते हैं, पर क्योंकि वो अकेला जाना चाह रही थी, उसके पेरेंट्स के बार बार मना करने के बाद भी वो जिद करके उनको अपने सोलो रोड ट्रिप के लिए कैसे ना कैसे करके मना ही लेती है। उसके पेरेंट्स मान तो जाते हैं, पर कुछ शर्तों के साथ। उसके पेरेंट्स की जो शर्तें होती है वो सभी टिपिकल पेरेंट्स की तरह ही होती है, जो हर माँ बाप की अपने बच्चों के लिए घर से दूर बाहर भेजने के लिए होती है। पहली शर्त वही कि एक तो जब वो ट्रिप पर जाएगी तब होटल पहले से ही बुक होगा, ताकि पेरेंट्स को पता रहे कि उनकी बेटी लॉस एंजलिस में किस होटल में रह रही है। और दूसरा ये कि वो डेली होटल पहुंचने के बाद कॉल करेगी और बताएगी कि अब वो होटल पहुंच चुकी है और सेफ है, ताकि माँ बाप को कोई परेशानी ना हो और बच्ची उनकी सही सलामत है इसकी खबर भी उन्हें रोज मिलती रहे। एलिसा उनकी शर्तों को मान जाती है और अपने रोड ट्रिप पर निकल जाती है। और वो अपनी ट्रिप कुछ इस तरह से प्लान करती है कि वो अपनी ट्रिप में कुल 4 मेजर सिटीज को ट्रैवल करेगी, और जिस जिस सिटी में वो आगे जाने वाली थी उसने हर सिटी में कोई अच्छा सा होटल ढूंढना भी शुरू कर दिया था। मतलब कि जो उसके बजट में भी हो, उसके ट्रैवल डेस्टिनेशंस के आसपास भी हो और अच्छा भी हो, जैसे उसके पेरेंट्स को भी पसंद आए। इसके बाद 26 जनवरी 2013 को वो कनाडा से लॉस एंजलिस पहुंचती है। उसने यहाँ पहुंचने से पहले ही वहाँ का एक बहुत ही पुराना होटल अपने लिए बुक कर रखा था। वो एक बजट होटल ढूंढ रही थी, पर उसने अपने बजट से थोड़ा सा महंगा होटल बुक कर लिया था, क्योंकि उस होटल की फोटोज देखकर उसे वो होटल बेस्ट लगा था। क्योंकि जैसा होटल उसने बुक किया था, बेसिकली इस तरह के होटल काफी महंगे होते हैं, इस हिसाब से उसे काफी अच्छी डील मिल गई थी। तो उसने जल्दी से उस होटल में अपने लिए एक स्टे बुक कर लिया, जिसे वो कुछ लड़कियों के साथ शेयर करने वाली थी। तो वहाँ पहुँचने के बाद वो उस होटल में चेक इन करती है और सिटीज एक्सप्लोर करना भी शुरू कर देती है, और कंटिन्यू जहाँ जहाँ भी जाती है, क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, उसके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, सब कुछ टम्बलर पर शेयर करती है और अपने पेरेंट्स को भी अपने बारे में अपडेट्स देती रहती है। शुरुआत में तो उन लड़कियों के साथ वो उस होटल में शेयरिंग में रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो बीमारी थी, बाइपोलर डिसऑर्डर, उसकी कुछ हरकतें जिनके साथ वो रूम शेयर कर रही थी, उसकी जो रूममेट्स थी, उनको उसकी कुछ हरकतें कुछ अजीब सी लगने लगती है। अजीब हरकतें जैसे अकेले में ही कुछ बड़बड़ाना, अचानक ही हंस देना। ऐसी हरकतें देख उसके रूममेट्स को भी काफी तकलीफ होने लगी थी, और वो लड़कियां एलिसा की होटल स्टाफ के पास इस बात की कंप्लेंट भी कर देती है। फिर होटल वाले एलिसा को एक अलग से रूम अरेंज करके देते हैं, और इतना कुछ होने के बाद भी उसका टम्बलर पर कुछ ना कुछ शेयर करते रहना बिल्कुल नहीं रुकता। वो और अच्छे से सिटीज को एक्सप्लोर करने लगती है। चलो एक बार फिर से कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि 26 जनवरी को वो लॉस एंजलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपने माँ बाप को फोन करती है। 27 जनवरी को वो लॉस एंजलिस इधर उधर घूमती है, फिर होटल लौटती है। पहुंचने के बाद फिर अपने माँ बाप को फोन करती है। 27, 28, 29, 30 तारीख तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फिर 31 जनवरी की तारीख आ जाती है। 31 जनवरी को उसको उस होटल से चेकआउट करना होता है, लेकिन चेकआउट करने से पहले वो एक शॉप में जाती है। वहाँ से अपने माँ बाप के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदती है, कुछ बुक्स खरीदती है और कुछ म्यूजिक एल्बम्स भी खरीदती है, और फिर से होटल लौट जाती है। जैसा कि उसको उस दिन यानी 31 जनवरी 2013 को उस होटल से चेकआउट करना था, किसी वजह से वो उस दिन अपने माँ बाप को फोन नहीं करती। और जब से वो अपने ट्रिप के लिए घर से निकली थी, तब से लेकर अब तक ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके तरफ से उसके माँ बाप को उसका फोन नहीं गया। और जब उस दिन उसका फोन नहीं आया तो उसके माँ बाप को उसकी चिंता होने लगी। उसके माँ बाप उस दिन उसके फोन के आने का बहुत इंतजार करते रह गए,
पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसका फोन आने का कोई अता पता नहीं था। फिर उसके पेरेंट्स भी उसका फोन बहुत ट्राई करते हैं पर उसका फोन भी बंद दिखा रहा था। फिर उसके पेरेंट्स की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। इन सब में एक बात तो अच्छी थी कि वो जहाँ भी ठहरने वाली थी उस होटल की पूरी जानकारी उसके पेरेंट्स के पास थी। तो कुछ देर बाद उसके माँ बाप उस होटल के मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं और उनसे बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी बेटी आपके होटल में पिछले कुछ दिनों से रह रही है और वो रोज हमें फोन करती है पर आज उसका एक भी फोन नहीं आया और हम भी जब कॉल कर रहे हैं तो उसका फोन भी बंद दिखा रहा है। तो प्लीज हमें हमारी बेटी की कोई जानकारी दीजिए। तो फिर होटल वाले उसे ढूंढने में लग जाते हैं और काफी ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिलती। उसकी खोजबीन काफी देर तक चलती है और उसी खोजबीन के दौरान होटल वाले उस होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे भी चेक करते हैं और काफी सारे फुटेजेस चेक करने के बाद फाइनली एक फुटेज में एलिसा नजर आती है और वो उसकी आखिरी फुटेज होती है और उसके बाद वो और किसी भी फुटेज में नजर नहीं आती। ये फुटेज देखने के बाद होटल स्टाफ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस आखिरी फुटेज में कैद होने के बाद आखिरकार एलिसा गई तो गई कहाँ। थोड़ी देर बाद मैं आपको उसकी वो आखिरी फुटेज भी दिखाऊंगा और वो फुटेज देखने के बाद आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। इसके बाद वो होटल स्टाफ एलिसा के पेरेंट्स को ये सब बातें बताते हैं। फिर उसके पेरेंट्स के कहने पर वो पुलिस को इस बात की खबर भी देते हैं। फिर लॉस एंजलिस पुलिस इस मामले की अपनी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करते हैं और एलिसा की तलाश में पूरी तरह से लग जाती है। तलाश के दौरान सबसे पहले पुलिस सिसिल होटल पहुंचती है। वहां एलिसा के बारे में जानकारी हासिल करती है। इसके बाद पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज को बड़ी अच्छी तरह से खंगाला जाता है और सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने के दौरान एक फुटेज मिलता है जो कि करीब 4 मिनट लंबा होता है जिसमें एलिसा एक लिफ्ट के अंदर नजर आती है। चलो आपको वो वीडियो ही दिखाता हूँ। आप इस वीडियो में जो लड़की देख रहे हैं दरअसल यही एलिसा है और जब ये फुटेज शुरू होती है तब एलिसा लिफ्ट के अंदर आती हुई दिखती है और लिफ्ट के अंदर आने के बाद देखिए क्या होता है। वो अंदर आने के बाद लिफ्ट का बटन दबाती है। आमतौर पर बटन दबाने के बाद करीब 30-40 सेकंड के अंदर किसी भी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाना चाहिए पर इस लिफ्ट का नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो अंदर आती है, एक बटन दबाती है और पीछे जाकर खड़ी हो जाती है जैसा कि हर कोई नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि कोई भी नॉर्मल इंसान बटन दबाकर सेंटर में खड़ा हो जाता है पर एलिसा लिफ्ट के कॉर्नर में खड़ी हो जाती है। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल तरीके से ही चल रहा है लेकिन यहाँ से इस वीडियो क्लिप में सब वियर्ड सी चीजें शुरू हो जाती है। जब वो बटन दबाकर लिफ्ट के कॉर्नर में आकर खड़ी होती है तब इतने वक्त में नॉर्मली किसी भी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाना चाहिए लेकिन इस लिफ्ट का नहीं होता। तभी न जाने क्यों एलिसा लिफ्ट के दरवाजे के पास आकर अपनी गर्दन लिफ्ट के बाहर निकालकर बड़ी ही तेजी से लेफ्ट और राइट देखती है और फिर उतनी ही तेजी से लिफ्ट के अंदर आ जाती है। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज से डरी हुई हो और उसे जल्दी से जल्दी लिफ्ट के बाहर देखना भी है और जल्दी से जल्दी अंदर भी आना है ताकि कोई उसे पकड़ ना ले। देखिए हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डरी हुई है। देखिए वो फिर से लिफ्ट के कॉर्नर में आकर खड़ी हो गई है लेकिन वो इस बार लिफ्ट के बटन वाले हिस्से के पीछे खड़ी हो जाती है जैसे मानो वो किसी से डर के मारे छुप रही हो। इसके बाद वो फिर से दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है और चुपके से बाहर देखने लगती है। अब देखिए वो कैसे पैटर्न में अपने पैर रख रही है। इसी अजीब पैटर्न की वजह से इस क्लिप को देखने वाले कई लोग इसे ब्लैक मैजिक से भी जोड़ते हैं क्योंकि ऐसे फुटस्टेप्स नॉर्मली कोई भी नहीं लेता। उसके पैरों को नोटिस कीजिए। देखिए उसने आगे चलते चलते अचानक ही छोटा सा जंप मारा, फिर लेफ्ट आई, फिर पीछे, फिर से आगे और आखिर में फिर से लेफ्ट। इसके पीछे की कहानी तो नहीं पता लेकिन आपने अगर ठीक से नोटिस किया होगा तो आपको दिखा होगा कि उसने यहाँ पर अपने पैरों से लगभग टी पैटर्न बनाया है। इसके बाद कुछ देर तक हमें एलिसा की बस थोड़ी सी ही बॉडी नजर आती है मगर इस वक्त जब एलिसा की थोड़ी बहुत बॉडी हमें नजर आ रही है बहुत से लोग ये मानते हैं कि इस वक्त एलिसा किसी के साथ बात कर रही होगी क्योंकि वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ी हुई है और ऐसा लग भी रहा है कि वो किसी के साथ बात कर रही है।
एक बार फिर एलिसा अंदर आती है और काफी डरी हुई भी दिखती है। इस बार वो लिफ्ट के सारे बटन दबाती है ताकि किसी भी फ्लोर तक ये लिफ्ट कैसे ना कैसे करके जल्दी से जल्दी चली जाए। दरअसल ये लिफ्ट 15 फ्लोर तक ऊपर जाती है क्योंकि ये 15 फ्लोर की ही बिल्डिंग है। लेकिन आपने एक बात नोटिस की कि लिफ्ट का दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ। अब तक 2 मिनट का वीडियो हमने देख लिया, लेकिन इस पोर्शन तक कुछ भी कट नहीं हुआ। वीडियो अभी तक पूरा अनकट ही चल रहा है, लेकिन अब तक पूरे 2 मिनट तक लिफ्ट का दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ। आपको तो पता ही होगा, सभी सामान्य लिफ्ट के दरवाजे कुछ सेंसर पर काम करते हैं। अगर उन सेंसर्स के थ्रू किसी की भी बॉडी आ जाती है तब लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता। मगर एलिसा इस पूरे क्लिप में कभी लिफ्ट के अंदर खड़ी है तो कभी लिफ्ट के बाहर खड़ी है। इतने समय में तो किसी भी नॉर्मल लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाना चाहिए। इसी मिस्ट्री की वजह से लोगों के मन में बहुत सी थ्योरियों ने भी जन्म लिया, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बाद में बात करेंगे। पर ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि लिफ्ट के बाहर कैमरा से छिपकर कोई खड़ा है और लगातार लिफ्ट का बटन दबा रहा है, इसलिए दरवाजा बंद नहीं हो रहा। इसके कुछ सेकंड बाद वीडियो के इस पार्ट में एलिसा फिर से लिफ्ट के बाहर निकलकर दूसरी तरफ आकर खड़ी हो जाती है और वो कुछ वियर्ड सी अजीब सी हरकतें करती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन वो किससे बात कर रही है यही समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई भी नहीं दिखता वहाँ पर। क्या हो रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आता। उससे बात करने वाला लिफ्ट के राइट साइड में खड़ा है या फिर लिफ्ट के लेफ्ट साइड में खड़ा है। सच कहूँ तो वीडियो का ये पार्ट मेरे लिए भी बड़ा अजीब और डरावना है। और वीडियो के इस पोर्शन में बहुत से कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट और बहुत से लोगों का ये सोचना है कि ये जो लिफ्ट के बाहर ये जो छोटा सा ब्लैक स्पॉट दिख रहा है वो किसी आदमी का जूता है और लेफ्ट साइड में कोई आदमी खड़ा है और कंटिन्यूअसली लिफ्ट का बटन दबा रहा है। क्या आप बता सकते हो कि असल में यहाँ पर क्या हुआ होगा? क्यों इतनी देर बाद भी, इतने बटन दबाने के बाद भी इस लिफ्ट का दरवाजा एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ? और अगर लिफ्ट के बाहर सच में कोई है तो वो लिफ्ट के राइट साइड में खड़ा है या फिर लेफ्ट साइड में खड़ा है? इसके बारे में कोई सोचकर बता सके तो कमेंट्स में जरूर बताएं। एलिसा लगातार घबराई हुई दिख रही है। फिर एक बार वो लिफ्ट के बटन वाले कोने में खड़ी दिखती है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती है और अचानक ही अपने गले को पकड़कर कोने में पीछे जाती हुई दिखती है। और ये देखकर ऐसा लगता है मानो कोई उसका गला दबा रहा हो। थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता है और इसके बाद वो फिर घबराते हुए लिफ्ट के अंदर से ही लिफ्ट के बाहर झुककर दोनों तरफ देखती है। लेकिन इस पूरे वीडियो में एलिसा के अलावा अब तक कोई भी शख्स दिखाई नहीं देता। इसके बाद एलिसा लिफ्ट के लेफ्ट साइड की तरफ बाहर जाते हुए दिखती है और ये जिंदा एलिसा की आखिरी झलक होती है। और इसके बाद एलिसा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद अबाउट 1 मिनट और 30 सेकंड तक कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। और इस वीडियो के 3 मिनट और 20 सेकंड पर लिफ्ट का दरवाजा सडनली बंद हो जाता है। बस इसी रीजन की वजह से लोग इस बात पर भी यकीन करते हैं कि इस वीडियो फुटेज के साथ किसी ने छेड़खानी की हुई है। सबसे पहले हमें इस वीडियो के बारे में ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि LAPD मतलब कि लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने इस फुटेज को पब्लिकली डेस्परेशन में अपलोड कर दिया था, क्योंकि उन्हें इसमें कॉमन लोगों की हेल्प चाहिए थी, ताकि कोई अगर जानता हो एलिसा को, इसको कहीं देखा हो किसी ने, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन बता सके एलिसा के बारे में। और पहले तो उन्हें इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और दूसरा इस वीडियो को ढंग से इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनको कॉमन पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना था। पर पुलिस ने तो इस वीडियो को पब्लिकली अपलोड कर लिया था ताकि एलिसा को जल्दी से जल्दी खोजा जा सके। लेकिन लिफ्ट के अंदर जिस तरीके की हरकतें हो रही थी, एलिसा की ऐसी अब नॉर्मल हरकतों की वजह से लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा तादाद में देखना शुरू किया और ये वीडियो बहुत ही तेजी से इंटरनेट पर हर जगह वायरल भी हो गया। इसके बाद इस वीडियो को भूत प्रेत, आत्माएं, ऐसी चीजों से भी जोड़कर देखा जाने लगा। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, जिस होटल में एलिसा ठहरी हुई थी, यह होटल अपने आप में ही
बहुत बदनाम होटल था। सिसिल होटल लॉस एंजलिस के पॉश इलाके में 1920 में बना था, लेकिन जब ये होटल खोला गया था तब शुरुआत में तो ये होटल ज्यादा चला नहीं, क्योंकि ये होटल शहर की घनी आबादी से बहुत दूर था और जो बाकी के बहुत से होटल थे वो आबादी के बीच में थे, नजदीक थे, तो वो इस होटल से ज्यादा चल रहे थे। फिर इसी वजह से मैनेजमेंट द्वारा इस होटल के जो कमरे थे उनके किराए भी कम कर दिए थे। फिर धीरे धीरे इतने आलीशान होटल के रूम्स इतने सस्ते में मिलने से ये होटल भी बहुत पॉपुलर होता गया और धीरे धीरे यहाँ भी लोगों की भीड़ बढ़ती गई। लेकिन समय के आगे बढ़ते बढ़ते ये होटल बहुत ही ज्यादा बदनाम होता गया और कुछ समय के बाद तो इस होटल को एक हॉन्टेड होटल के रूप में भी प्रचारित कर दिया गया। इसकी वजह यह थी कि इस होटल में एक के बाद एक अजीब से अजीब हादसे होने लगे, जैसे कि एक औरत ने इस होटल के छत से छलांग लगा दी थी और इसी वजह से उसकी बहुत ही बुरी तरह से मौत हो गई थी। और इतना ही नहीं, जिस शख्स के ऊपर ये महिला गिरी थी उसकी भी जान उसके ऊपर गिरने से चली गई थी। एक दूसरी औरत का भी इस होटल में बड़ी ही बेरहमी से रेप और बाद में मर्डर हो गया था। पिछले 70-80 सालों में सारे मिलाकर कुल 16 अननेचुरल डेथ्स इस होटल में अब तक हो चुके थे। और इतना ही नहीं, उन सब अननेचुरल मौतों की सही वजह भी किसी को ना मिलना, ये बात भी इस होटल के बारे में काफी रहस्यमय और हॉरिफाइंग हो गई थी। 1962 में पहली मौत हुई थी जब एक औरत ने इस होटल की छत से छलांग लगा दी थी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। इसके बाद 1964 इसी होटल में रेप और मर्डर हो गया था। 1985 में नाइट स्टोकर के नाम से एक बड़ा ही मशहूर सीरियल किलर हुआ था जिसका नाम रिचर्ड रेमिरेज था। जब पूरी पुलिस उसे ढूंढ रही थी तब वो इसी होटल में आकर रुका था। और इसी सीरियल किलर के बारे में तो ये बात भी मशहूर है कि ये सीरियल किलर कई मर्डर करने के बाद खून से सने हुए कपड़े धोने के बाद इसी होटल के बाहर फेंकता था और बाद में इसी होटल में रहता था और वो इस होटल में किसी को शक हुए बिना बहुत ही दिनों तक रहा था। 1991 में एक और सीरियल किलर था जो उस दौरान बड़ा ही खौफनाक माना जाता था, जिसकी दहशत से सभी डरते थे। वो भी इसी होटल में रुका था, जिसका नाम जॉन वेन गेसी था। अमेरिकी सीरियल किलर वो भी अरेस्ट होने से पहले इसी होटल में रुका था। और भी एक बड़ी मशहूर कहानी है जो मैं जल्दी ही इस चैनल पर लाऊंगा और वो कहानी है एलिजाबेथ यानी कि ब्लैक दाहिला की। वो भी इसी होटल में रुकी थी और ब्लैक दाहिला के साथ उसकी बेटी भी थी, उसका नाम था सिलिलिया। कहते हैं कि उस वक्त जब ब्लैक दाहिला इस होटल में ठहरे हुए थे तब उन्हें होटल की छत से काला पानी टपकते हुए दिखा था। फिर उन्हें भी कुछ अजीब सी चीजें दिखी और महसूस हुई थी और फिर बाद में ब्लैक दाहिला की भी मौत हो गई थी और उस मौत की वजह कोई नहीं समझ पाया है। मैं सुनाऊंगा इस ब्लैक दाहिला की कहानी जल्दी ही इस चैनल पर। और इस मौत को लेकर, एलिजाबेथ यानी ब्लैक दाहिला को लेकर 2005 में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था ब्लैक वाटर। और जो काले रंग का पानी छत से गिरता हुआ दिखा था उसी को बेस बनाकर ये फिल्म बनी थी। और हैरत की बात ये थी कि उस फिल्म में भी एक जगह पर दिखाया गया था कि सेम ऐसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ है और एक रहस्यमय ताकत है जो शायद दाहिला को मारती है। हैरत की बात ये है कि ये फिल्म 2005 में बनी थी और जो आज हम जिस एलिसा की कहानी सुन रहे हैं वो 2013 की घटना है। तो चलिए हमारी एलिसा की कहानी पर वापस आते हैं। तो एलिसा के गायब होने से पहले वाली वो आखिरी झलक जो लिफ्ट के कैमरे फुटेज के रूप में मिली थी उसे लॉस एंजलिस पुलिस ने सोशल मीडिया पर डाला था, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। काफी वक्त तक वक्त ऐसे ही बीतता गया। इस दौरान में एलिसा के माँ बाप भी लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं। पुलिस तफ्तीश करते हुए बड़े ही एग्रेसिवली एलिसा को ढूंढ ही रही थी, लेकिन उसके रिलेटेड पुलिस को उस आखिरी वीडियो के सिवाय और कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद करीब 16 दिन बीत गए। 31 जनवरी 2013 को जब एलिसा गायब हुई थी और वह आखिरी बार उस लिफ्ट में देखी गई थी, उसके बाद करीब 16 दिन बीत गए। अचानक होटल में ठहरे हुए कई गेस्ट और कस्टमर्स ने शिकायत की कि जो उनके रूम में पानी आ रहा है वो पानी एक तो बहुत ही स्लो आ रहा है और दूसरा वो पानी का टेस्ट भी
बड़ा अजीब सा आ रहा है। पहले तो इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब एलिसा के केस में ही उलझे हुए थे, लेकिन एक साथ कई कस्टमर्स ने इस बात की शिकायत की तो होटल मैनेजमेंट ने उस पानी की टंकी को चेक करने का फैसला किया। उस होटल की 15वीं मंजिल पर, मतलब की उस छत पर कुल 4 पानी की टंकियां रखी हुई थी, जिसमें से एक मेन टंकी थी जिसमें से पानी नीचे उतरता है। तो इस कंप्लेंट पर कि पानी बहुत स्लो आ रहा है और पानी में अजीब सा टेस्ट और स्मेल भी आ रहा है और पानी हल्का सा गंदा भी नजर आ रहा है, तो टंकी चेक करने वाले जो मैकेनिक या प्लम्बर थे वो वहाँ के कर्मचारी थे। वो टंकी को चेक करने के लिए उस होटल की छत पर पहुँचते हैं। अच्छा, और यहाँ पर जहाँ टंकियाँ रखी हुई थी, मतलब कि इस बिल्डिंग की 15वीं फ्लोर पर, वहाँ पर किसी भी कस्टमर्स को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक लेडी ने इस बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया था और भी कुछ लोगों ने सुसाइड की थी। तो इस वजह से होटल मैनेजमेंट ने उस होटल की छत को पूरी तरह से बंद कर रखा था, सील कर रखा था, और वहाँ पर वहाँ के स्टाफ के सिवा और किसी भी कस्टमर को जाने की इजाजत नहीं थी। बकायदा उसके ऊपर अलार्म सिस्टम भी लगाया हुआ था कि अगर छत का दरवाजा किसी कारण खुलता या फिर पानी की टंकी के करीब कोई आता और छूता या फिर ढक्कन खोलता तो ऑटोमेटिकली ही अलार्म बजने लगता था। और ये अलार्म नीचे जहाँ पर मैनेजर और सारे स्टाफ के लोग जहाँ बैठते हैं, जैसे कि काउंटर पर या फिर रिसेप्शन पर, और टॉप और ऊपर के 2 फ्लोर पर भी अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की ऐसी सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ था। तो 17 फरवरी को होटल के स्टाफ जब छत पर पहुंचते हैं, पानी की टंकी काफी ऊपर थी, काफी ऊंची थी, तो उनको ऊपर चढ़ना पड़ता है। पानी की टंकी का जो ढक्कन था वो भी काफी भारी था। फिर वो कैसे न कैसे करके उसे खोलते हैं, पर उन्होंने देखा कि मेन टंकी का जो ढक्कन था, जो लॉक था, वो एक तरह से वहाँ खुला हुआ था। ढक्कन खोलने वाले प्लम्बर को ये ढक्कन का लॉक पहले से ही खुला हुआ देखकर काफी हैरत भी होती है। इसके बावजूद भी इस टंकी के ढक्कन को खोलने में काफी ताकत लगती थी। जब वो कैसे न कैसे करके उस टंकी का ढक्कन हटाता है तो अचानक से ही चौंक जाता है। वो देखता है कि टंकी के अंदर पानी में एक लड़की की लाश तैर रही है और लाश के साथ उसके कपड़े भी तैर रहे हैं और लाश पूरी तरह से फूली हुई है। इसके बाद वो प्लम्बर ये सब देखते ही चिल्लाते हुए ये बात सबको बताता है और फौरन ही ये बात नीचे पूरे मैनेजमेंट और स्टाफ तक पहुंचती है। तो फिर इसके बाद पुलिस को भी बुलाया जाता है और फिर उस लड़की की लाश को बाहर निकाला जाता है और फिर थोड़ा सा ही अच्छे से चेक कर लेने के बाद ये बात पुलिस समझ जाती है कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि 17 दिनों से गायब हुई एलिसा लैम की ही है, जो कि 31 जनवरी को गायब हुई थी। हर जगह सबकी इतनी मेहनत से ढूंढने के बाद भी ना मिलने वाली एलिसा 17 दिन बाद उसी होटल की पानी की टंकी में मरी हुई मिलती है। और जो इस होटल में रहने वाले लोग जो शिकायत कर रहे थे कि होटल के हर नल का पानी बड़ा स्लो आ रहा है और गंदी स्मेल के साथ आ रहा है, उसके पीछे का भी कारण एलिसा की लाश ही थी। उसकी लाश की वजह से ही उस टंकी का जो होल था जहाँ से पानी हर तरफ हर रूम में सप्लाई होता था, उसकी लाश और उसके कपड़े ही उस होल को बार बार ब्लॉक कर रहे थे। और क्योंकि लाश भी इतने 16-17 दिन पुरानी हो गई थी तो वो भी सड़ चुकी थी, इसलिए पानी भी गंदा आ रहा था और पानी की स्मेल भी बहुत ही गंदी आ रही थी। और सबसे हॉरिफाइंग और विचलित करने वाली बात तो ये थी कि इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग इतने दिनों से उसी पानी से नहा रहे थे और वही पानी पी भी रहे थे। ये सब सोच के ही ना कुछ अजीब सा लगता है, पर कुछ भी हो, इसी वजह से एलिसा को ढूंढने में आसानी तो हुई, मगर वो जिंदा मिलती तो बहुत अच्छा होता। खैर कुछ भी हो, कैसे ना कैसे करके एलिसा की गुमशुदगी का राज तो सामने आया। इसके बाद एलिसा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर इसके बाद उस लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज में, जिस फुटेज में एलिसा आखिरी बार देखी गई थी, उसको और इन सारी घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ा गया। तो पहले तो ये आया कि जिस तरह की हरकतें एलिसा लिफ्ट में कर रही थी, ये देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो नशे में है और उसने कोई ड्रग्स लिया हुआ है और शायद वो खुद के काबू में ही नहीं है। शुरुआत में तो उसकी मौत को इसी थ्योरी के साथ जोड़ा गया था। तो पता चला कि एलिसा के मरने से पहले ना तो एलिसा ने कोई ड्रग्स ली थी और ना ही कोई शराब पी थी।
वो उस वक्त पूरी तरह अपने होशो हवास में थी। तो ये थ्योरी तो जल्दी ही गलत साबित हो गई थी। तो ये सवाल फिर से उठ गया था कि अगर वो किसी नशे में नहीं थी तो लिफ्ट में ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही थी। इसके बाद और छानबीन होती है तो पता चलता है कि जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही जाना था कि एलिसा डिप्रेशन का शिकार थी और वो एक बाइपोलर नाम के बीमारी से भी ग्रस्त थी और उसका उसी से रिलेटेड मेडिसिन भी चल रहा था। तो उसे रोज अलग अलग तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। उसके टेस्ट में ये दवाइयाँ तो आई जो वो उस दौरान ले रही थी, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसी दवा नहीं थी जो प्रतिबंधित हो या जिस पर बैन हो। उसने ली हुई सारी दवाइयाँ उसके मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही थी, लेकिन जिस तरह से टेस्ट के दौरान उसकी आंत में दवाइयाँ पाई गई थी उसे देखकर ऐसा पता लगा कि उसको डॉक्टर की सलाह के मुताबिक जितनी मात्रा में दवाइयाँ लेनी चाहिए थी या जैसी पाबंदी के साथ लेनी चाहिए थी वो वैसे ले नहीं रही थी। तब उसमें बहुतों की राय ये भी बनी कि शायद इसलिए उसके दिमाग में कुछ ऐसा हुआ और ऐसी अजीबोगरीब हरकतें वो करने लगी। ऐसी ही काफी थेरिया और बातें बनती रही, लेकिन यहाँ पर सवाल अब भी काफी वैसे ही बने हुए थे। पहला कि लिफ्ट से उसे आखिर किस फ्लोर तक जाना था, क्योंकि हमने फुटेज में देखा था कि वो सारे बटन दबा रही थी, पर बार बार बटन दबाने के बावजूद भी एक सेकंड के लिए भी लिफ्ट का दरवाजा क्यों बंद नहीं हो रहा था और लिफ्ट क्यों नहीं चली। लिफ्ट के बाहर वो किससे बातें कर रही थी, और क्योंकि हमने फुटेज में देखा था कि वो किसी से बात करती हुई जैसी भी दिख रही थी, पर फुटेज में भी उसके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि एलिसा पानी की टंकी के अंदर आखिर पहुंच कैसे गई, क्योंकि यहाँ दो चीजें थी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। क्योंकि उस होटल के नियम के मुताबिक पहले तो उस होटल की छत पर जाना मना था, और अगर किसी कारणवश किसी स्टाफ को जाना भी होगा तो पहले उसे वो अलार्म बंद करना पड़ता था और फिर कोई ऊपर जा सकता था। और अलार्म बंद करने के बाद की जानकारी होटल के स्टाफ के अलावा और किसी को भी नहीं थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर एलिसा टंकी तक अकेली गई तो अलार्म क्यों नहीं बजा। चलो मान लेते हैं कि उसने किसी तरह से अलार्म बजने नहीं दिया हो, फिर भी वो अकेले उस टंकी तक पहुंच कैसे गई, क्योंकि वो काम तो बहुत ही मुश्किल था। तो चलिए ये भी मान लेते हैं कि कैसे न कैसे करके वो चढ़ भी गई हो। उस टंकी का वो ढक्कन जिस प्रकार का था उसे खोलने के लिए किसी भी इंसान को बहुत ही ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी था। उस ढक्कन को एलिसा जैसी कद काठी और वजन वाली लड़की के लिए अकेले खोलना तो लगभग नामुमकिन था। तो उस ढक्कन को आखिर उसने खोला कैसे होगा, और फिर खोलकर उस इतनी ऊंची टंकी के अंदर कैसे चली गई। और चौथा, अगर उसे सुसाइड ही करना था तो इतनी जोखिम और इतना मुश्किल तरीका ही उसने क्यों चुना। वो कैसे भी कर सकती थी, कौन सा भी आसान तरीका चुन सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि एलिसा की मौत डूबने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात का खुलासा नहीं कर पाई कि ये मर्डर था या सुसाइड या कुछ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एलिसा को किसी ने भी उस लिफ्ट लॉबी से लेकर छत तक, जब वो उस लिफ्ट से बाहर निकली उसके बाद उसे कभी किसी ने भी नहीं देखा था। तो ये वो सारे सवाल थे जो लॉस एंजलिस पुलिस के सामने चुनौती बनकर खड़े थे। ये घटना 2013 की है और आज 2024 चालू है, जो कि वो भी लगभग खत्म भी होने वाला है। लेकिन एलिसा की मौत एक मर्डर थी, सुसाइड था, या इसके पीछे कुछ अलग ही कारण था, इसका जवाब आज भी किसी के भी पास नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद ही आई होगी।